नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा विशेष में। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। दिल्ली बॉर्डर पर किसान तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली से लगे राज्यों में किसानों की महापंचायत भी लगातार जारी है। हरियाणा में भी महापंचायतों का दौर जारी है। सोनीपत के खरगोदा में सर्वजातीय महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसान नेता राकेश टिकैत कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बयान पर पलटवार करते नजर आए तो सरकार के रवैये को गलत भी ठहरा है। उन्होंने कहा कि देश में अब किसान क्रांति होगी। ये कहते हैं ये कानून नहीं पढ़े, किसानों को कानून की जानकारी नहीं है। ये सब इस बात को लग रहे हैं उनके मंत्री लोग थे। हमने बता दिया कि हमारे गांव का किसान कानूनों पर खेत में पड़ जाता है। अगर उसकी फसल ठीक रेट में बिक रही है तो कानून ठीक है। अगर राजस्थान का बाजरा यहाँ पर ठीक रेट में बिक रहा और हरियाणा का बाजरा ठीक बिक रहा है तो कानून बढ़िया है। ये किस तरह का लूट कर रहे हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, सारी फसलें धान की 700 से 800 900 ज्यादा इन्होंने खरीद करी है। आज भी केंद्र को आप देखोगे हजारों ट्रक बिहार और उत्तर प्रदेश आता है सेलों के अंदर। उसका रेट है 700 से 800 रुपया क्विंटल। और कानून पर जारी है, कानून की जानकारी भी कहां पर है? उसके फसलों को आप खरीदोगे आधे रेट में और कानून पर क्या बताओगे? मंत्री के जान के भीड़ जुटाने से कानून नहीं बदले जाते। इनकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है, सरकारें भीड़ जुटने से सरकारें बदलती है। ये पागल हो गए सारे के सारे, इनके दिमाग खराब हो गए। अरे अभी तो यहाँ के नौजवान ने कहा कि हमारे बिल वापसी ले लो। अभी नारा नहीं लगाया कि सत्ता वापसी ले लो, अभी बिल वापसी की बात करी है। होश में बात कर लो, हमारी कमेटी के लोगों से बात कर लो। कमेटी के लोग हैं हमारे 40 आदमी हैं। सब लोगों ने उन पर विश्वास जताया है, हमारे लोगों पे खास पंचायतों ने विश्वास जताया, हरियाणा पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों ने विश्वास जताया, यहाँ के किसानों ने विश्वास जताया है। खास पंचायतों का सपोर्ट जिस तरह से 40 लोगों को जो मेंबर है उनको मिला हुआ है, पूरे देश में ये जाएंगे ना। इन्हें दिल्ली से भेजा गया है कि जितने भी मेंबर पार्लियामेंट है आप गांव में जाके बात करो। वो जब चमकी मिली दुकान में चल जाएगा, शीशे के अंदर बंद हो जाएगा, वही डब्बे 120 रुपए की मिलेगी। ये 4.5 करोड़ लोग हैं, तो ये तो गरीब को बर्बाद करने का कानून है। ये कानून ठीक नहीं है। इस तरह के बहुत कानून आने हैं। अगर आप ब्रेक नहीं लगा तो ये बेलगाम हो जाएंगे। इनके नाक फोड़नी जरूरी है, नाक फोड़नी। जो सबसे मरखना होता था ना लोटा, जो पैसा सबसे मरखना होता था वो अपनी खोल उठाता था। ये मरखने हो गए, इनको बहुत ताकत देगी किसानों ने, आम जनता ने बहुत ताकत देगी। इनको नाक फोड़ने की जरूरत है। फिर एक बालक भी इन पे चलवाएगा तो ये जुताई बिल्कुल ठीक करेंगे। इनसे काम लेने की जरूरत है, इनका नाक फोड़ने की जरूरत है। तो किसान जहां सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी में लगे हैं, तो सरकार भी संगठन स्तर पर किसानों की रणनीति की काट तलाश रही है। ऐसे में बीजेपी नेताओं को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सरकार लगातार संवाद के लिए किसानों को कह रही है, लेकिन तारीख नहीं बता रही है। उधर किसान भी अपनी रणनीति तैयार करके आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। इस बीच हरियाणा बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। हाल ही में दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी। इसके बाद अब हरियाणा बीजेपी के नेताओं ने दिल्ली में बने प्लान के हिसाब से आगे की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य सरकार के मंत्री और विधायकों समेत बीजेपी के कई जिलाध्यक्षों और बड़े नेता इसमें शामिल हुए। एक तरफ जहां बीजेपी गांव-गांव किसानों को कानून समझाने की रणनीति पर काम कर रही है,
तो वहीं किसान अपने गांव में बीजेपी नेताओं के विरोध की रणनीति तैयार कर बैठे हैं। प्रदेश के कई गांव में बीजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन के पोस्टर चस्पा हैं। तो वहीं कृषि कानूनों के फायदे बताने पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को यूपी के शामली में भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। शामली के भैंसवाल में संजीव बालियान और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों ने मंत्री के काफिले के आगे ट्रैक्टर हटाकर उनको गांव में घुसने से रोक दिया। इस विरोध पर संजीव बालियान ने कहा कि 10 लोगों के विरोध करने से और मुर्दाबाद बोलने से मैं मुर्दाबाद नहीं हो जाऊंगा। विधायक ईश्वर सिंह और कैथल के गोहलाचका में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। किसानों ने कहा कि विधायक के आने पर हर कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। इस विरोध के चलते विधायक को अपना कार्यक्रम स्थगित करना पड़ा। बीजेपी नेताओं के विरोध से सरकार में भी हलचल है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि कानूनों को सरकार संशोधन और बातचीत से हल करने को तैयार है, लेकिन बीजेपी नेताओं या फिर मंत्रियों का विरोध करने से किसानों को नहीं बल्कि कांग्रेस को फायदा होगा। कामरेड और कांग्रेस की इच्छा जो है सत्ता प्राप्ति की, वो पूर्ति हम भी नहीं होने देंगे और हरियाणा और भारत की जनता भी नहीं होने देगी। सर, जो काफ़ी किसान जो हैं वो अपनी फसलों में ट्रैक्टर चला रहे हैं, उसको बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, मैं इस चीज़ को उचित नहीं मांगता। अपना किसी भी चीज़ की मांग मानना, अपना नुकसान करना, समाज का नुकसान करना, सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान करना उचित नहीं है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने भी जेपी दलाल के बयान को मजबूती दी है। तोमर ने एक बार फिर बातचीत के संकेत दिए हैं, लेकिन उन्होंने कानून वापसी नहीं होने की शर्त भी साथ में रख दी है। तोमर ने कहा कि संशोधन के लिए सरकार तैयार है, लेकिन भीड़ जुटाकर कानून वापस नहीं कराए जा सकते। देखिए, दरअसल क्या है कि किसान यूनियन के लोगों से सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ 12 दौर की बातचीत की है। बातचीत का निर्णय तब होता है जब आप किसी कानून में कोई आपत्ति बताओ। कानून में किसान के विरुद्ध क्या है ये तुम बताओ। फ्लैट कहोगे कानून हटा दो, तो ऐसे थोड़ी होता है कि कोई भीड़ इकट्ठी हो जाए और कानून हट जाए। ये तो रखना पड़ेगा अपने को कि भाई आखिर कौन सा पॉइंट है जो किसान के विरुद्ध जाता है। सरकार समझने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, आज भी तैयार है। प्रधानमंत्री ने भी कह दिया, तो किसान यूनियन आंदोलन करती रहे, उससे क्या होगा। कुल मिला के चर्चा जब सरकार करना चाहती है तो चर्चा में बिंदु बताना चाहिए उनको। हम लोग उन बिंदुओं पर बात करने के लिए तैयार हैं। कोई बड़ा सवाल नहीं है। कुल मिला के किसान यूनियन अगर किसानों की हिमायती है तो उन्हें चाहिए किसान को तकलीफ कहाँ है ये सरकार को बताए। सरकार उस पर चर्चा करने को भी तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो संशोधन करने को भी तैयार है। एक तरफ सरकार कानूनों में खामियों पर संशोधन की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर कृषि कानूनों को किसान हितैषी भी बता रही है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने फिर से कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में किसानों को इन कृषि कानूनों का लाभ मिलेगा। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जो लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हैं, उनमें से अधिकतर किसी न किसी पार्टी से लोग जुड़े हुए हैं। बड़ी संख्या में किसान भी कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है ना जी। वो चाहे बीजेपी से जुड़ रहा, चाहे वो कांग्रेस से जुड़ रहा, चाहे वो लोकदल से जुड़ रहा, चाहे वो सपा से जुड़ रहा, किसी पार्टी से जुड़ रहा, तो उसकी एक वफादारी जो है ना जी, वो अपनी पार्टी के प्रति भी वफादारी है, लेकिन वो किसान भी है। और कुछ किसान ऐसे हैं जो न्यूट्रल हैं, मतलब वो कल अपना मत बदल सकते हैं, और वही प्रभावी लोग हैं। सरकारें वही लोग बदलते हैं जो कार्यकर्ता अपनी जगह स्टैंड है उनका, तो जो जिस पार्टी में खड़ा उस पार्टी में खड़ा। लेकिन बड़ा वोट ऐसा है जो अपना विचार बदलता रहता है, जैसे उसको ठीक लगता है तो उसको मानता है, गलत लगता है तो उसको नहीं मानता। तो अगर उसको समझाते हैं और वो वहाँ से उठ के चलाता है तो वो मैं मानता हूँ। जो पार्टी वाला तो बैठे ही रहेगा। जब पार्टी उसको कहेगी कि आपने ये करना तो वो तो वहाँ बैठे ही रहेगा। तो जो वहाँ इस प्रकार के बैठे, तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो पार्टियों से जुड़े लोग हैं और जो चाहते हैं कि इस प्रकार से वो मोदी विरोध है। किसान आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आंदोलन के लिए किसानों ने आगे का कैलेंडर भी तैयार कर लिया है। पिछले 3 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। किसानों ने आंदोलन की अगली रणनीति का भी ऐलान कर दिया है। 23 फरवरी को किसान पगड़ी संभाल दिवस मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जबकि 24 फरवरी को किसानों की तरफ से दमन विरोधी दिवस मनाया जाएगा। इसके अलावा 26 फरवरी को युवा किसान दिवस मनाने की भी तैयारी हो रही है।
कृषि कानूनों पर सरकार शर्तों के पर्दों के पीछे खुले दरवाजों और खुले मन का भरोसा चाहे किसान को दे रही हो, लेकिन धरने पर बैठे किसानों ने कानून वापसी की उम्मीद नहीं छोड़ी है। किसानों को उम्मीद है कि जल्द ही इस मसले पर बातचीत का डेडलॉक टूटेगा और कोई न कोई हल जरूर निकलेगा। टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के अनुसार महापंचायत और किसान रैलियों से उनका आंदोलन और ज्यादा मजबूत हुआ है। धरना स्थलों पर टेंट लगाए गए हैं। इसको लेकर किसानों ने कहा कि गर्मी में वो यहीं रहेंगे। टेंट के अंदर पंखे, कूलर, साथ ही साथ वाटर कूलर लगाने की भी तैयारी चल रही है। टिकरी बॉर्डर से रोहतक की तरफ से गांव जाखोदा मोड़ तक जगह जगह समरसेबल पंप लगाए जा रहे हैं। गर्मियों में किसानों को आंदोलन स्थल पर भरपूर मात्रा में पानी मिले, इसकी भी पूरी तैयारी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। 23 फरवरी को सिरसा में होने वाले किसान सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हैं और इस किसान सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा के नेता शिरकत भी करेंगे। बलवीर सिंह राजीवाल और साथ ही रुलतू सिंह बांसा, जोगिंदर सिंह सहित कई दिग्गज किसान नेता और पंजाबी सिंगर किसान सम्मेलन में पहुंचेंगे। किसान नेता प्रहलाद सिंह फारूखेड़ा ने जानकारी देते हुए कहा है कि 23 फरवरी को सिरसा के दशहरा ग्राउंड में ये किसान सम्मेलन का आयोजन होगा। ये किसान सम्मेलन शहीद भगत सिंह के चाचा सरदार जीत सिंह के जन्म दिवस पर किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। तो किसान आंदोलन का असर देश के लोगों में किस कदर है, इस बात का अंदाजा खेतों में खड़ी फसल पर चल रहे ट्रैक्टर से लगा लीजिए। जो कि किसान अपनी फसल से पूरे साल की उम्मीद लगाकर रखता है, उसी फसल पर वो खेत की मिट्टी में मिला उसको दे रहा है। मैम के पैड़ी सुरजन गांव में ऐसा ही मामला देखने को मिला है, जहां पर 3.5 एकड़ गेहूं की फसल पर किसान ने ट्रैक्टर चला दिया। किसान का कहना है फसल से बेहतर है पशुओं के लिए चारा लगाएंगे। कल ऐसी एक तस्वीर जींद के कुलकनी गांव से भी देखने को मिली थी, जहां पर किसान रामेहर ने 2 एकड़ की फसल को जोत दिया था। वहीं पर राकेश टिकैत ने एक उदाहरण सरकार को धमकी भरे अंदाज में जो दिया था कि ये किसान आंदोलन के लिए अपनी फसल को भी आग लगा देंगे, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, तो किसानों ने इस धमकी को गंभीरता से ले लिया है। जबकि राकेश टिकैत ने किसानों से अपील की है वो फसल बर्बाद ना करें। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक अनोखा अंदाज, अलग तरीका विरोध करने का किसानों का। अपनी फसलों को बर्बाद करते हुए किसान ट्रैक्टर से नजर आए हैं। महम और चीन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार से अपील की है कि वो किसानों से बातचीत के लिए दोबारा कदम आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि वार्ता से ही हल निकलेगा। साथ ही साथ उन्होंने एक बार फिर से हरियाणा विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की मांग की है। प्रस्ताव लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि ये सरकार लोगों का भी विश्वास खो चुकी है और विधायकों का भी। 2 विधायक जो इंडिपेंडेंट विधायक थे, जो इस सरकार का समर्थन कर रहे थे, वो विड्रॉ कर गए। बाकी रोज बयान दे रहे हैं सरकार के खिलाफ। मतलब एक जो इनके सहयोगी दल है, उनके तो कई 1-2 विधायक का मैंने पढ़ा कि सबसे भ्रष्ट सरकार ये हुई है। तो पता लग जाएगा जब मैं विश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे तो पता लग जाएगा, या तो चेहरे पे नकाब होंगे या जो कौन कहां खड़ा पता लग जाएगा। प्रस्ताव। वहीं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने सरकार को प्राइवेट कंपनी में 70% युवाओं के रोजगार के वादे की याद दिलाई। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। घोषणा किया था, कानून बनाया था कि प्राइवेट कंपनियों में 75% हरियाणवी होंगे, तो वो कहाँ होंगे? तो 5 साल तो कोई भी रहा तो वो हरियाणवी हो गया क्या? 15 साल रहेंगे तो इसका मतलब हरियाणा के तो को नहीं देगा। तो देखिए अमित शाह ने किया कश्मीर में नया डोमिसाइल नियम का ऐलान। अब 15 साल तक रहने वाला कहलाएगा निवासी। जम्मू कश्मीर में 15 साल की करेंगे आप, 370 ने खत्म किया है? और ये 15 साल से घटाकर 5 साल की है। इसको तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि हरियाणा में जो बेरोजगारी फैली हरियाणियों को उनका हक मिलना चाहिए।
और जो इनका जो वायदा था आज फरीदाबाद, गुड़गांव, इन प्राइवेट कंपनी में देखो कि ये कह रहे हैं हरियाणा में कि 75% लगेंगे, तो अब तो कोई नंबर ही नहीं आएगा 5 साल के 2 साल के बाद। ये बड़ा भारी धोखा होगा, क्योंकि ये तो बेरोजगारी बढ़ाने पे। हुड्डा ने लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोल डीजल की कीमतों पर लगाम लगानी चाहिए। जैसा मैंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, रोज डीजल पेट्रोल के भाव बढ़ रहे हैं। अभी कल बयान आया था मुख्यमंत्री जी का कि हम वैट जो है कम नहीं कर सकते। भाई वो सेंटर के तो इनके हाथ में नहीं, कम से कम अपना वैट तो कम करो। जो हमारे में 9 कुछ था वो आज इनका 17.22 डीजल पर हो गया, 26.25 पेट्रोल पर हो गया। जबकि और हमारे पड़ोसी हैं, राज्य हैं, तो दिल्ली है, चंडीगढ़ है। दिल्ली में जो है डीजल पर 11.68% वैट और चंडीगढ़ में 14%, 14.2। इसी प्रकार से पेट्रोल पंजाब में भी जो है डीजल पर वैट कम है, 15 बेसिक जो वैट है 15.98 है। हरियाणा में पेट्रोल 26.25, दिल्ली में 20.61 और चंडीगढ़ में 22.45। मतलब कभी तो ये टाइम था हमारे समय में कि डीजल हिंदुस्तान में सारे अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में सबसे सस्ता मिलता। महंगाई को लेकर कांग्रेस का सड़क पर हल्ला बोल जारी है। करनाल, गुरुग्राम, पंचकुला, साथ ही कोहाना समेत प्रदेश के कई हिस्सों में कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों को लेकर प्रोटेस्ट किया है। करनाल में भी 1 मार्च को होने वाले प्रोटेस्ट के लिए मीटिंग हुई। गुरुग्राम में कांग्रेस सड़क पर हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर उतरे। गुरुग्राम के ओल्ड जेल कॉम्प्लेक्स से शुरू हुआ प्रदर्शन राजीव चौक तक गया है। पंचकुला में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। कोहाना में भी डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की बड़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार का पुतला भी फूंका गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कौशल विकास मिशन द्वारा तैयार किए गए बताया जा रहा है कि स्किलिंग पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के लिए इस तरह के कोर्सेज शुरू किए जाएं जिससे कि उन्हें रोजगार के अच्छे अवसर मिल सकें। साथ ही कौशल विकास से जुड़े कोर्स का सर्टिफिकेशन करवाया जाए ताकि लोगों में इन कोर्सेज के बारे में विश्वसनीयता बढ़े। हरियाणा के कौशल विकास तथा औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा भी इस अवसर पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास से जुड़े कोर्सेज की समय विधि की जानकारी भी पोर्टल पर दी जाए ताकि इच्छुक युवा अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से कोर्सेज कर सकें। इसके साथ ही निर्धारित फी स्ट्रक्चर के साथ ही सेल्फ फाइनेंस कोर्स की भी जानकारी दी गई और इस कड़ी में सॉफ्ट स्किल कोर्सेज भी करवाए जा सकते हैं। इसके तहत जापानी, चाइनीज या फिर कोई भी अन्य विदेशी भाषा भी सिखाई जा सकती है। कौशल विकास के लिए ऐसे कोर्सेज जरूरी हैं, सीएम की तरफ से कहा गया है, जिससे रोजगार भी बढ़ेगा और स्किल डेवलप भी आसानी से हो सकेगा। वहीं प्रदेश के कामगार लोगों के लिए रेलवे की ओर से खुशखबरी है। रेलवे ने लोकल ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। अंबाला रेलवे स्टेशन के डायरेक्टर बीएस गिल के मुताबिक नॉर्दर्न रेलवे डिवीजन में 37 मेल अनरिजर्व ट्रेन चलाई है और नई चली मेल गाड़ियों में से 2 पेयर अंबाला डिवीजन को मिले हैं, जिसमें से एक अंबाला, लुधियाना
और दूसरी सहारनपुर से ऊना वाया अंबाला होकर जाएगी। वहीं 2 ट्रेन पलवल से गाजियाबाद और शकूर बस्ती से पलवल के लिए जाएगी। फरीदाबाद के स्टेशन सुपरिटेंडेंट A.K. गोयल ने कहा कि रेलवे ने 2 ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया है। पानीपत से वाया कुरुक्षेत्र होकर निजामुद्दीन के लिए ट्रेन रवाना हुई। ये ट्रेन पहले दिन अपने समय से 31 मिनट की देरी से रवाना हुई। लॉकडाउन के बाद पहली बार पलवल गाजियाबाद शटल यात्रा के लिए ट्रेन रवाना हुई है। तो रेलवे ने लोकल को हरी झंडी दिखा दी है, जिससे जो यात्री हैं उनको काफ़ी राहत मिली है, क्योंकि एक तो समय, दूसरा पैसा भी उनका लगता था। लेकिन 37 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने के बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। दोपहर ट्रेन अंबाला डिवीजन को मिली है। तो अंबाला से लुधियाना, सहारनपुर, अंबाला के लिए ये सुविधा दी गई है। कोरोना के चलते पिछले 11 महीने से बंद EMU ट्रेन का आज से संचालन रेलवे की तरफ से शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो ये फरीदाबाद का रेलवे स्टेशन है, जहां आप साफ तौर से देख सकते हैं कि यहां ट्रेन खड़ी हुई है और जो EMU ट्रेन है उसको स्पेशल ट्रेन का दर्जा देते हुए रेलवे प्रशासन की तरफ से चालू किया गया है। हालांकि इस ट्रैक पर 40 EMU रोजाना आवाजाही उनकी होती थी, लेकिन अभी फिलहाल 2 ट्रेनों का संचालन आज से शुरू किया गया है। जो सुबह पलवल से गाजियाबाद के लिए एक ट्रेन चलेगी, जिसका वक्त 6 बजे से और गाजियाबाद पहुंचने का 8:30 बजे का वक्त है। इसी तरह से एक ट्रेन शाम के वक्त 2:30 बजे शकूर बस्ती से चलकर पलवल पहुंचेगी। जो 2:30 बजे शकूर बस्ती से पलवल के लिए निकलेगी वो करीब 5, सवा 5 बजे पलवल पहुंचेगी। तो जो दैनिक यात्री हैं वो अब तक पिछले काफ़ी दिनों से दूसरे अन्य साधनों से अपनी ड्यूटी पर दिल्ली या गाजियाबाद या अन्य तमाम जगह पर पहुँच रहे थे। फरीदाबाद की भी बात करें तो यहाँ तक, लेकिन अब उन्हें ये 2 ट्रेन रेलवे प्रशासन की तरफ से दी गई हैं। हालांकि जिस तरह से 40 EMU ट्रेनें अब तक चलती थी, तो कहीं ना कहीं ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी वाली बात दैनिक यात्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके पीछे वजह ये कि अगर 40 ट्रेनें पहले चलती थी तो वो भी पूरी तरह से भरकर यात्रियों से ट्रेन चलती थी, लेकिन अब 2 ट्रेनें चलेंगी। लेकिन इसके साथ साथ में इन ट्रेनों में अब दैनिक यात्रियों को जेब पर भी भार पड़ता हुआ दिखाई देगा, चूँकि जो EMU का किराया था वो उसे 3 गुना बढ़ाकर स्पेशल ट्रेन के हिसाब से किराया उनसे वसूला जाएगा। इसके साथ साथ जो रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है उसमें साफ किया गया है कि अब केवल टिकट से ही लोग उसमें यात्रा कर सकते हैं। जो मासिक पास EMU के हुआ करते थे वो मासिक पास इसमें मान्य नहीं होंगे। आने वाले वक्त में इन ट्रेनों का जब संख्या को बढ़ाया जाएगा और बाकी ट्रेनों को इस पर चलाया जाएगा, उसके मुताबिक फिर किराया तय किया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों की जेब पर भार जरूर पड़ेगा, चूँकि उन्हें 3 गुना किराया देकर ही इस ट्रेन से सफ़र किया जा सकता है, कर सकते हैं लोग। और इसके साथ साथ में अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जो कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं उनका फॉलो करना भी इन ट्रेन में बैठते हुए ज़रूरी होगा। मास्क पहनकर ही आप इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि दैनिक यात्रियों के लिए रेलवे प्रशासन की तरफ से थोड़ी सुविधा तो ज़रूर दी गई है, लेकिन अभी भी लोगों को जिस तरह से अपनी ड्यूटी पर जाना था तो कहीं ना कहीं अन्य साधनों को वो यूज करते थे, अब उन्हें थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़। तो चलिए इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।